बंद करा लिहिता आहे ना सर सरळ अल्पसंख्याक ऐकायला छत्रपती संभाजीनगर हां बाहर के हिस्से में इस माइनॉरिटी कमिश्नरेट ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। मिनिस्टर आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब के हाथों से बाहर इफ्तिताह हो रहा है। वो बहुत जल्द हमारे दरमियान में होंगे। लगा स्क्रीन ला नवीन विभाग पहिलेच दिवशी उद्घाटन हुआ। जिनके हाथों से आज इस अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है, रियासती वजीर आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब चंद मिनटों के अंदर हमारे दरमियान में होंगे। जैसा कि आप तमाम लोग देख सकते हैं, वो स्क्रीन पर हमारे ऑडिटोरियम हॉल की तरफ रवा दवा है। मैं आप तमाम जो लोग बाहर आए हुए तमाम ही लोगों का अल्पसंख्यक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य की जानिब से वेलकम किया जाता है। आपका आना मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग तशरीफ लाए। ऑडिटोरियम हॉल में अभी भी बहुत सारी जगह बाकी है, इसलिए जो लोग बाहर के हिस्से में होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंदर आकर बैठ जाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। वजीर आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब हमारे दरमियान में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं, अहलन व सहलन मुबरका कहते हैं। आपका आना मुबारक हो, खुशामदीद। जोरदार तालियों से आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारी चेयर्स अभी भी खाली हैं। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बैठ जाएं, और जितने भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए हैं मैं बड़े अदब से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाए। जितने भी गेस्ट हमारे आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर, पुलिस निरीक्षक सर, मैं तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम लोग स्टेज पर आकर बैठ जाए। क्या देखने का
उधर से जाओ भैया। मैं खड़े हुए तमाम ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चेयर पर बैठ जाएं। आपके बैठने का इंतजाम किया गया है। हम आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब का इस तारीखी हज हाउस में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। चिल्ला मत, चिल्ला मत। लाइट में लगा रहे हैं भैया। ये कोने में करने वाला है, ऊपर तो लाइट ही नहीं है। वो हर करते हैं। हमने झगड़े हो गए, ऐसे जानने दिया हमने। हमारे जो लोग स्टेज की जानिब खड़े, स्टेज पे खड़े, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सामने चेयर्स खाली है, आप तमाम लोग वहाँ पर बैठ जाए। माशाल्लाह, मुबारक। भाई जो लोग खड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग चेयर्स पर बैठ जाएं। बहुत सारी चेयर्स हैं, आप तमाम लोग चेयर पर बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। आज हम तमाम के लिए बहुत खुशी का मौका है कि अल्पसंख्यक विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य के अंदर हमारे इस शहर में अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय का आज उद्घाटन होने जा रहा है। और दूसरी खुशी पर खुशी ये है कि इस उद्घाटन जिनके हाथों होने जा रहा है वो हमारे हरदील अजीज मिनिस्टर आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब हैं। मैं हमारे इस इलाके के और इस कमिश्नर ऑफ माइनॉरिटी कमिश्नरेट जनाब मोइन तहसीलदार सर से बड़े अदब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आली जनाब मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों से आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब का इस्तकबाल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। बैलेंस कर दिया, लगाओ खाली और काहे देना रखने। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके बाद हमारे दरमियान में विभागीय आयुक्त जनाब दिलीप गावड़े सब तशरीफ रखते हैं। मैं मोइन तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिलीप गावड़े साहब का इस्तकबाल फरमाएं, उनका वेलकम करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे जनाब वीरेंद्र मिश्रा साहब भी तशरीफ रखते हैं जो विशेष पुलिस महानिरीक्षक हैं। मैं आली जनाब मोइन तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीरेंद्र मिश्रा साहब का इस्तकबाल करें। हमारे इस इलाके के जिला अधिकारी तथा जिला दंड अधिकारी माननीय श्री दिलीप स्वामी साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं आली जनाब मोइन तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जनाब दिलीप स्वामी साहब का इस्तकबाल करें। इसी तरीके से हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के माननीय श्री विकास मीना साहब भी आए हुए हैं। मैं आली जनाब मोइन तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विकास मीना जी का इस्तकबाल करें। इसी तरीके से हमारे माननीय श्री मनीष कलवानिया साहब भी आए हुए पुलिस अधीक्षक। मैं आली जनाब मोइन तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हो गया। बहुत शुक्रिया। इसके बाद में मैं हमारे कमिश्नर माइनॉरिटी कमिश्नरेट के इस्तकबाल के लिए जिला नियोजन अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भरत वाहिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे मोइन तहसीलदार साहब का इस्तकबाल करें।
ए म्यूजिक बंद कर बोलना यार, ये ऑडियो वाले को। राजू भिंगारे साहब, सहायक जिला नियोजन अधिकारी। अरे एवढं लांब कशी येईल एक्सेलर के? मोइन तहसीलदार साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये हमारे कमिश्नर माइनॉरिटी कमिश्नरेट है, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल फरमाएं। हम शहर अजीज में आपका इस्तकबाल करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप विभाग के लिए इंशाल्लाह बहुत सारे काम करेंगे। आइए, आप ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ एम्स एंड एडजेक्टिव्स क्या है इस प्रोग्राम के, मैं मोइन तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे यहाँ पर हम तमाम का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से मोइन तहसीलदार साहब का इस्तकबाल करें। अध्यक्ष है ये? हेलो, चल घे ना पटकन। रिपोर्टर आले रे। नमस्कार। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मान्य श्री संदीपान भुमरे साहेब, कुठे तू ये ना ते बुपन एक्सेलर घेऊन येणार लवकर। अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयाचे उद्घाटन ज्यांच्या शुभ हस्ते झाले आहे, तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या अल्पसंख्याक व अवकाफ मंत्रालयाची धुरा अतिशय धडाडीने गेली 1 वर्ष ज्यांनी सांभाळली, असे आपल्या सर्वांचे लाडके मंत्री मान्य नामदार अब्दुल सत्तार साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित सर्व बंधू भगिनी व पत्रकार मित्र, आज आपण सर्वजण अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या उद्घाटन समारंभासाठी इथे उपस्थित आहोत। केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती सच्चर समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने दिनांक 21 फेब्रुवारी 2008 रोजी महाराष्ट्र शासनाद्वारे स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली। अल्पसंख्याक लोकसमूहाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी या विभागाची स्थापना करण्यात आलेली आहे। राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम 1992 चे कलम 2 क तसेच महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम 2004 मधील कलम 2 ड मधील तरतुदीनुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन व यहुदी असे एकूण 7 समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह म्हणून शासनाद्वारे घोषित करण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर भारतातील राज्यामध्ये राज्यभाषा व्यतिरिक्त इतर भाषा मातृभाषा असलेल्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात आले येते। महाराष्ट्र राज्यामध्ये मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषा मातृभाषा असणाऱ्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक गणण्यात येते। मला इथं प्रामुख्याने नमूद करावेसे वाटते की राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 नुसार अल्पसंख्याक समूहाच्या नागरिकांना कायद्यापुढे समानता बहाल करण्यात आलेली आहे। धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई केलेली आहे। तसेच कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून शासन भेदभाव करणार नाही। राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान केलेला आहे। धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने बहाल केलेले आहे। राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 29 व 30 नुसार अल्पसंख्याक वर्गाच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक हित संबंधाचे रक्षण करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान केलेला आहे। सन 2011च्या जनगणनेनुसार राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 20% आहे। त्यापैकी जवळपास
12% लोकसंख्या ही मुस्लिम धर्मीय आहे. राज्य शासनाद्वारे नियुक्त केलेल्या डॉक्टर मेहमदूर रहमान समितीच्या अहवालानुसार राज्यातील मुस्लिम समाजाची साक्षरता दर जरी 80% असला तरी मुस्लिम समाजातील फक्त 2.2% पुरुष व 1.4% स्त्रियांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले आहे. जवळपास 59% मुस्लिम लोकसंख्या ही गरिबी रेषेच्या खाली उत्पन्न असणारी आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील शासकीय सेवेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या अगदी नगण्य आहे. देशाच्या सरासरीच्या तुलनेत अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायाचा वर्क पार्टिसिपेशन रेट हा अतिशय कमी आहे आणि ही चिंताजनक बाब आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल तर अल्पसंख्याक समुदायाचा विकास अतिशय महत्त्वाचा आहे. हा समुदाय मुख्य प्रवाहात येणे अतिशय गरजेचं आहे आणि त्यामुळे राज्य शासनाद्वारे अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम आखले जातात, विविध योजना राबवल्या जातात. विभागाद्वारे शैक्षणिक योजना, उदाहरणार्थ शिष्यवृत्ती, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास योजना, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह इत्यादी योजना राबवल्या जातात. कौशल्य विकासासाठी नवीन तंत्रनिकेतन सुरू करणे, सध्या कार्यरत असणाऱ्या तंत्रनिकेतनमध्ये दुसरी पाळी सुरू करणे, नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण ITI सुरू करणे इत्यादी योजना राबवल्या जातात. अल्पसंख्याक बहुल नागरी व ग्रामीण क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नागरी क्षेत्र विकास व ग्रामीण क्षेत्र विकास या योजना राबवल्या जातात. तसेच बहुक्षेत्रीय व प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना देखील या विभागाद्वारे राबवण्यात येते. अल्पसंख्याक समुदायाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महामंडळाद्वारे व्यावसायिक कर्ज देण्यात येते. अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी माननीय पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कार्यक्रमाचे समन्वयन या विभागाद्वारे करण्यात येते. तसेच कायद्याद्वारे स्थापित राज्य अल्पसंख्याक आयोग, वक्फ मंडळ, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, हज समिती, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, पंजाब साहित्य अकादमी यासारख्या संस्थांचे समन्वयन व संनियंत्रण या विभागाद्वारे करण्यात येते. तथापि विभागाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागाची स्वतंत्र क्षेत्रीय यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे या विभागाद्वारे करण्यात येणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद पूर्णपणे खर्ची पडत नव्हती. विभागांतर्गत कार्यरत विविध संस्थांचे संनियंत्रण व समन्वय करणे, विभागाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, तसेच शासन आणि लाभार्थी यामधील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी अल्पसंख्याक आयुक्तालय निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक होते. माननीय मंत्री महोदयांनी विभागाचा पदभार घेतल्यानंतर अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले. त्यापैकी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अल्पसंख्याक आयुक्तालयाची स्थापना. आजचा दिवस म्हणजे राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासाच्या इतिहासातील सुवर्णाक्षरामध्ये लिहिला जाणारा हा दिवस आहे. आणि हा क्षण माननीय मंत्री महोदयांच्या अथक प्रयत्नाशिवाय आपल्याला या डोळ्याने पाहणे कधीही शक्य झाले नसते. या आयुक्तालयाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समुदायातील गोर गरीब गरजू लोकांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक बदल घडून यावा एवढी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून माझी प्रस्तावना संपवतो. धन्यवाद. बहुत शुक्रिया सर. सर ने बहुत सारे एम्स एंड एडजेक्टिव्स जो जहन में है और जो हम फायदे यहाँ से उठा सकते हैं और किस मेहनतों और किस काविशों से यह आयुक्तालय बना है तो आपके सामने रखा है. हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ये रवा दवा रहेगा और अकलियती लोग जो है, माइनॉरिटीज जो है, अल्पसंख्यक जो यहाँ से फायदा उठाते रहेंगे. इसके बाद मैं बहुत अदब एहतराम के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिलीप स्वामी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. जोरदार तालियों से दिलीप स्वामी साहब का इस्तकबाल करें.
अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या शुभारंभ प्रसंगी ज्यांच्या शुभ हस्ते या आयुक्तालयाचा शुभारंभ झाला ते राज्याचे सन्माननीय अल्पसंख्याक मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार साहेब, आज आपल्या विभागाला नवीन विभागीय आयुक्त म्हणून आज पदभार स्वीकारलेले विभागीय आयुक्त आदरणीय दिलीप गावडे सर, CO सर, SP सर, आमचे आतापर्यंत जिल्ह्याचे अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम केलेले जिल्हा नियोजन अधिकारी, तसेच व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, सहकारी आणि सभागृहात उपस्थित सर्व मान्यवर, उपस्थित बंधू आणि भगिनी, अतिशय ऐतिहासिक अशा सुवर्ण क्षणाचे आपण सर्वजण साक्षीदार या ठिकाणी होत आहोत. गेल्या अनेक वर्षापासून, अनेक तपापासून जी मागणी अल्पसंख्याक विभागाची होती आणि क्षेत्रीय स्तरावर एखादं चांगलं कार्यालय असावं आणि त्याच्या माध्यमातून जनता आणि शासन याच्यामध्ये एक ब्रिजचं काम करावं, एक दोघामधला म्हणून काम करावं असं कार्यालय असणं ही खूप मागणी होती आणि ती काळाची गरज सुद्धा होती. ती गरज आज माननीय मंत्री महोदयाच्या अथक परिश्रमातून आज या ठिकाणी हे स्वप्न पूर्ण होत आहे. त्यामुळं मला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी म्हणून विशेष आनंद होतो आहे, कारण अल्पसंख्याक विभागाच्या अनेक योजना, अनेक कार्यक्रम राबवत असताना आम्हाला सुद्धा अनेक अडचणीला सामोरं जावं लागत होतं की कुठल्या अधिकाऱ्याला बोलायचं, कुठल्या अधिकाऱ्याच्या मार्फत हे मार्गी लावायचं, कुठल्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधायचा, ह्या अनेक अडचणी फील्डवर काम करताना येत होत्या. आणि मराठवाड्याचं सुद्धा एक भाग्य आहे की मराठवाड्याच्या मुख्यालयामध्ये राज्याचं पहिलं अल्पसंख्याक आयुक्तालय या ठिकाणी आज प्रारंभ होतो आहे आणि निश्चितपणे या आयुक्तालयाच्या माध्यमातून चांगलं काम होणार आहे. मी तहसीलदार साहेबाचं नाव सुरुवातीला ह्यासाठी घेतलं नाहीये की त्यांचं इतिहासामध्ये एक सुवर्ण अक्षरानं त्यांचं नाव लिहिलं जाणार आहे की पहिले अल्पसंख्याक आयुक्त जे पहिल्या दिवसापासून ह्या आयुक्तालयामध्ये आयुक्त म्हणून ते काम करणार आहेत. आणि आज खरंच सुवर्ण दिवस आहे. विभागीय आयुक्त पण आपल्याला लाभलेले आहेत आणि अल्पसंख्याक आयुक्त पण आपल्याला लाभलेले आहेत आणि दोघेही व्यासपीठावर आहेत. आणि दोन्ही माननीय मंत्री महोदयांनी म्हटल्याप्रमाणे दोन्ही आयुक्तांच्या उपस्थितीमध्ये आज आपण हा कार्यक्रम संपन्न करतो आहोत. आदरणीय मंत्री महोदयाला मला सांगितलं पाहिजे की मागच्या काही कालावधीमध्ये आपण जे अल्पसंख्याक विभागाचं बजेट जे किती मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवलेलं आहे इथं कुणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक विभागातील सर्व समुदायाच्या विकासासाठी, त्यांच्या प्रगतीसाठी अहोरात्र झटणारे माननीय मंत्री महोदय यांच्या परिश्रमातून आपल्या पुढे सुद्धा या विभागाच्या माध्यमातून निश्चितपणे चांगलं काम होईल. आणि ज्या योजना आहेत, जो निधी आहे, ज्यांच्यासाठी निधीची तरतूद शासन करतंय ते त्यांच्यापर्यंत चांगल्या प्रमाणे पोहोचल. आणि शिक्षण आणि आरोग्य, मला मंत्री महोदयांना नम्रपणे नमूद करावं असं वाटतं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे असं म्हटलं जातं की एखाद्या आपण कन्स्ट्रक्शनच्या कामाकडे दुर्लक्ष केलं तरी काही फरक पडत नाही, परंतु आरोग्य आणि शिक्षण या दोन विषयावर आपल्याला जास्तीत जास्त निधी जर खर्च करता आला आणि जास्तीत जास्त पैसा याच्यामध्ये आपल्याला गुंतवता आला आणि या माध्यमातून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, म्हणजे देश सुधारला म्हणजे काय फक्त रस्ते, नाल्या, इमारती झाल्या म्हणजे देश सुधारत नाही, त्या देशातल्या लोकांची सुधारणा झाली म्हणजे देश सुधारला असं म्हटलं जातं. त्याच पद्धतीनं अल्पसंख्याक विभागाची सुधारणा झाली म्हणजे अल्पसंख्याक विभागासाठी हॉस्टेल झाले, इमारती झाले, ते आवश्यक आहे. पण त्यापेक्षा आवश्यक काय असेल तर त्या विभागातील विद्यार्थ्यांचं शिक्षण होणे, त्या विभागातील प्रत्येक व्यक्तीचं आरोग्य सुधारणे, आरोग्य आणि शिक्षण सुधारलं की ऑटोमॅटिक समाज सुधारतो, हा इतिहास आहे. त्यामुळे या दृष्टिकोनातून निश्चितपणे आयुक्तालयांच्या माध्यमातून चांगलं काम होईल, मी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. नवीन जॉईन झालेले अल्पसंख्याक आयुक्त यांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आयुक्तालयाच्या या उद्घाटन समारंभ प्रसंगी आपण सर्वांचं, विभागाचं आणि शासनाचं मनापासून मी अभिनंदन करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर. गोया वो यूं कह रहे थे उनकी तकरीर में कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें आए तो मुस्कुराया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें आए तो मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो. आइए, विभागीय आयुक्त साहब का इससे बेहतरीन इस्तेमाल नहीं हो सकता कि वो आज हमारे शहर में आए हैं और इतने बड़े आयुक्तालय का, अल्पसंख्यक आयुक्तालय का इफ्तिताह हो रहा है. जोरदार तालियों के दरमियान में दिलीप गावड़े साहब का इस्तेमाल करना चाहता हूँ.
आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाचे माननीय अध्यक्ष आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री पणन मंत्री या ठिकाणी आज आपल्याला उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीत आपण हा कार्यक्रम करतो आहे. सरांचे मी काही युट्यूबवर कार्यक्रम बघितले. सर, आपल्या कार्यक्रमाला खूप गर्दी असते नेहमी, मी बघतो. आता सुद्धा येताना दरवाजामध्ये SP साहेबांच्या आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची तर एकदम गडबड झाली, खूप गर्दी. त्यामुळे सर, आपल्या कार्यक्रमाला नेहमीच तुलनेनं खूपच गर्दी असते असे. आणि त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय दिलीपजी, आपल्या जिल्हा परिषदेचे CEO माननीय विकासजी, आपल्या जिल्ह्याचे SP साहेब माननीय मणिशजी आणि आपण ज्यांना आज स्थानापन्न करतो आहे असे आपले नव आयुक्त, अल्पसंख्याक आयुक्त माननीय तहसीलदार साहेब आणि उपस्थित व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय महोदय आणि उपस्थित आपण सर्व बंधू भगिनी. या ठिकाणी या आयुक्तालयाचं प्रयोजन या आपल्या नवनियुक्त अल्पसंख्याक आयुक्तांनी सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी खऱ्या अर्थाने ही गरज होती. कारण आम्ही बघतो राज्याच्या प्रशासनामध्ये आदिवासी आयुक्तालय सुद्धा असंच गठीत झालं की आदिवासींसाठी काही एखादी यंत्रणा असावी, त्यांच्यासाठी काही योजना, त्यांच्यासाठी त्यांच्या विकासासाठी काही कार्यक्रम राबवण्यासाठी जिल्हा लेवलपर्यंत, विभाग लेवलपर्यंत काही यंत्रणा असावी. म्हणून तसाच एक प्रयोग समाज कल्याण खात्यामध्ये सुद्धा समाज कल्याण आयुक्तालय करताना झाला आणि आता हा अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचा हा 3रा-4था प्रयोग आहे. आणि ते जसे यशस्वी झाले दोन्ही तिन्ही आयुक्तालयाचा प्रयोग, तसा हा सुद्धा यशस्वी होईल. हा जरी हे आयुक्तालय जरी तुलनेनं समाज कल्याण आयुक्तालय किंवा आदिवासी आयुक्तालयानंतर होत जरी असलं तरी माननीय मंत्री महोदय ज्या गतीनं काम करतात त्या अर्थी सर मला असं वाटतं की लवकरच त्या दोन्ही तिन्ही आयुक्तालयाची इक्वॅलंट म्हणजे इक्वल स्थिती गाठेल असं मला वाटतं. आणि सर, त्या दोन्ही तिन्ही आयुक्तालयांसाठी खर्च करायला बजेट पण आहे खूप मोठं. सर पण हळूहळू बजेट वाढवून घेतील. अधिवेशन सर, आता ह्या अधिवेशनात सुद्धा सप्लिमेंटरीची प्रोव्हिजन असते सर. येस. परत डिसेंबरला पण अधिवेशन आहे सर. त्यामुळे आपण सर्वजण आशेनं खरं कुठली काम करायचं असली, कुठली योजना राबवायची असली तर निधीची अत्यंत गरज असते आणि प्रत्येक विभागासाठी केंद्राचा सुद्धा निधी येत असतो आणि केंद्राचा निधी, राज्याचा निधी याची उचित पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि योजना तयार करण्यासाठी, त्याच्या अटी शर्ती निर्माण करण्यासाठी, त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ह्या आयुक्तालयाची अत्यंत गरज होती. आणि त्या आयुक्तालयाच्या खाली प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सुद्धा काही अधिकाऱ्यांची पदं निर्माण करण्यात आलेली आहे. 80 आणि 35 पदं प्रत्येक जिल्ह्याला, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सर्व 36 जिल्ह्यामध्ये आता एक आयुक्तालयाच्या खाली 36 जिल्ह्यामध्ये सुद्धा यंत्रणा निर्माण झालेली आहे आणि ती 36 जिल्ह्यातली यंत्रणा आणि आपले अल्पसंख्याक आयुक्त निश्चितपणाने राज्य लेवलवर माननीय मंत्री महोदय आणि माननीय सचिव हे धोरणात्मक निर्णय घेत असतात, वार्षिक बजेट उपलब्ध करत असतात. परंतु त्याचं खऱ्या अर्थानं फील्डवर काम करण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत आवश्यक असते. ती यंत्रणेची गरज सरांनी ओळखली आणि ती निर्माण करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले आणि तो यशस्वीता आज आपल्यापर्यंत घेऊन आले. आणि खास त्याचं आयुक्तालय या ठिकाणी होत आहे, या जिल्ह्या ठिकाणी होत आहे. हा सन्मान तुम्ही या जिल्ह्याला मिळवून दिल्याबद्दल सरांचं मला वाटतं आपण जोरात टाळ्या वाजवून आपण निश्चित त्यांचे आभार मानावे तितके थोडेच आहेत. आणि हे आयुक्तालय खऱ्या अर्थानं राज्यातल्या सर्व अल्पसंख्याक समुदायांच्या गरजा भागविल, त्यांचा विकास करील आणि त्यांच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मी या नवीन आयुक्तालयाला शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. बहुत शुक्रिया दिलीप गावड़े सर. अब इसके बाद मैं उस हस्ती को आपके दरमियान में पेश करने जा रहा हूं जिनके लिए आप तमाम लोग बेताब हैं, जिनको सुनने के लिए, जो हमारे दिलों की धड़कन है, जो अपने बेबाक मुकर्रिर अंदाज के लिए जाने जाते हैं. मैं अब्दुल सत्तार साहब के लिए ये कहना चाहूंगा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन और रात बदल सकते हैं.
तुम बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं। जोरदार तालियों से अब्दुल सत्तार साहब को इस्तेमाल। बड़ी बात है कि हालात सुधरना चाहिए। मंत्री महोदय, यस, आपके तारीख पे एक शेर पेश करता हूँ। अरे फिर शेर चालू हो जाएंगे। सभी मुसलमान भाइयों को और अल्पसंख्यक के लोगों को शुभेच्छा देता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक आयोग जिसके शुभ हाथों से ये महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री से जो मंजूर करे उसको अब्दुल सत्तार कहते हैं। सभी को राज कहते हैं, उसी को राज कहते हैं। अल्पसंख्यक की नाक अब्दुल सत्तार को कहते हैं। और अब आज के मुझे बेहद खुशी है कि महाराष्ट्र के स्टेट का अल्पसंख्यक आयुक्तालय जो औरंगाबाद में शुरू होने जा रहा है, कुछ घंटे पहले हमारे कमिश्नर महोदय ने उन्होंने बोले मेरे हाथ से होना चाहिए। मैं बोला हमारे एक कमिश्नर के संग दूसरे कमिश्नर फ्री होना चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए यहाँ मौजूद अपने विभाग के विभागीय आयुक्त जिन्होंने हर डिपार्टमेंट में अपना खुद का जो काम करने का तरीका है, विभागीय आयुक्त दिलीप जी गावड़े साहब का मुझे खुशी इस बात की है कि आज उनका पहला दिन और वो हमारे विभागीय आयुक्त है और महाराष्ट्र आयुक्तालय का उद्घाटन करने के लिए जो मौजूद, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिलाधिकारी दिलीप स्वामी साहब ने तो इतनी अच्छी बातें कम वक्त में आपको बताया, जिलाधिकारी महोदय ने क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। एजुकेशन के बारे में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की एक बात हमको बताई कि एजुकेशन ये शेरनी का दूध है, ये हर एक के पास आना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसने भी वो पढ़ लिया वो जैसा शेरनी का बच्चा घूरता है उससे भी ज्यादा ताकत उस एजुकेशन में है। इसके बारे में जो उन्होंने बताया मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला परिषद के सीओ हमारे यहाँ के कर्तव्य अध्यक्ष विकास जी मीना साहब, पुलिस अधीक्षक जिन्होंने आपको हमको सबको इस जिले में इतना हर कौम का, हर समाज का, हर जात के लोगों को बरोबर उनको सबको एक जगह लाके यहाँ जो एकता भाईचारा निर्माण करने का काम किया है वो हमारे मनीष जी, और मनीष जी का कार्यकाल इतना अच्छा रहा। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबों ने मुख्यमंत्री जी को भी हम विनती करेंगे कि एक साल उन्होंने और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए ताकि यहाँ अमन और शांति का काम जितना हिंदू भाइयों को न्याय दिया है उतना ही मुसलमान समाज को दिया है, उतना ही दलित भाइयों को दिया है। ये काम जो एकता का काम करने वाला अधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन जैसा जिलाधिकारी साहब होंगे, आज मैंने जो आपको दिलीप जी के बारे में बताया वो भी एक ऑफिसर के इस नाते से हमारे दोस्त भरत जी, जो भरत दूसरे जिले के हमारे प्रमुख हैं और जिला प्रमुख इस नाते से उनका नाम लेना जो मैं लेट किया, लेकिन मैं थिएटर उनके संगात है भरत राजपूत के संगात, और उसके संगात नियोजन अधिकारी भरत जी वायल शिवसेना या अपना जिला बैंक के चेयरमैन अर्जुन पाटिल गाड़े, और जिनका सन्मान यहाँ हुआ है अभी पहले आयुक्त बोल के वो मोइन तहसीलदार, अब वो मराठी बोल रहे थे, उस वक्त लोगों को समझा नहीं कि ये क्या है, लेकिन ये ऐसे है कि आपको न्याय और इंसाफ दिलाते टाइम मुझे लगता है कि वो एक अच्छा ऑफिसर इस नाते से सारे महाराष्ट्र में नहीं, ये हिंदुस्तान का पहला सूबा है हमारा महाराष्ट्र, जहाँ के स्टेट के अंदर पहला आयुक्तालय मंजूर हुआ पूरे देश में। अभी लोगों को कीमत नहीं है उसकी। रशीद मामू लोग जो बताते हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, आज आपने देखा जो आयुक्त कार्यालय कहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन कुछ बंद दुकानें अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गलत है। ये कैसा होता है, क्यों होता है, क्या अजीत सेठ ने बताया उनको कि इसमें कुछ फायदा होने वाला है? अरे ऐसा नहीं होता है, फायदे वाली बात नहीं है। फिर भी जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ कोई अगर किसी को दुश्वारियां होगी, किसी को तकलीफ होगा, तो हमारे फिरोज पटेल साहब, जावेद पटेल होंगे, नंद कुमार सहारे होंगे, सोहेल जी होंगे, अखिल सेठ होंगे, राजू बाबा ठुमरे होंगे, शेख दिलावर बेग साहब होंगे, अब्दुल हमीद और
रऊफ कुरैशी, उसके संगात ख्वाजा सेठ है, मजीद कुरैशी है, बशीर पटेल है। सबके नाम लेना जरूरी है, पर मामू ने बताया कि अभी 1 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम भी खत्म करना है, और ये जब प्रोग्राम खत्म करना है तो हमको आपको एक मालूमात जरूर लेना है कि आज जो ये आयुक्तालय रहा है, यहाँ एक कंट्रोलिंग पावर रहेगा। एक आदमी के हाथ के नीचे हजारों जो हमारे प्रॉपर्टी है, हमारे मस्जिदों के इनाम है, दरगाहों के इनाम है, सातबारियों के अंदर जो दूसरे नाम कुछ लोगों ने गड़बड़ी करके लिखे हैं, उसको भी 2016 के जीआर के हिसाब से हमने नया आदेश दिया है। और उसकी शुरुआत महाराष्ट्र के हर जिला अधिकारी ने इसलिए करना चाहिए कि जो नाम वहां आ गए हैं प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी में से नाम को आला मारना चाहिए स्वामी साहब, और उस दरगाह का, उस मस्जिद का, उस वक्फ बोर्ड का नाम आना चाहिए, ताकि हमको जिन्हें वक्फ प्रॉपर्टी किया है, जिसने ये जो दान दिया है, जिसने जो ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दिया है, उसके पीछे मकसद ही एक है कि ये मकसद वहां मैंने एक बार हमारे नवाब डांगे साहब को बताया कि जानने की जो एक मालूमात थी, मुझे लगता है नवाब साहब यहाँ हैं आज, तो नवाब साहब ने बोले कि ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, वो सुरक्षित रहना चाहिए। यहाँ के जो इनाम जिसके नाम पे है वो उसके नाम पे होना चाहिए। यहाँ जो हमारे पास आज हम देखते हैं कि कोई भी एसएलआर के पास जाके कुछ बदल लेते हैं, कोई तहसीलदार के पास, कोई तलाठी के पास, तो इस तरह से जो ये नीचे बदल होते हैं वो बंद होना चाहिए, और उसका काम हमारे मोइन तहसीलदार के हाथ से होगा, ताकि यहाँ के महाराष्ट्र की तमाम प्रॉपर्टी उसको सुरक्षित रखना होगा। आज हमने 2008 में ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है। 2008 में मैं उस वक्त भी एमएलए था, आमदार था, आज मैं मंत्री होऊंगा, लेकिन तब से आज तक इतने काम, इतने कई चीजें इसमें दुश्वारियां, तकलीफें थी, वो हम टप्पे टप्पे से दूर कर रहे हैं। पहले ये डिपार्टमेंट 34 कोटी रुपए का था, 30 कोटी से 4 कोटी बढ़ाया गया, आज उसको हमने 500 करोड़ रुपए का किया है। 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और दिए हैं, ताकि जहां हमारी मस्जिदें होंगी, जहां हमारा कब्रिस्तान होगा, उसको अच्छा वॉल कंपाउंड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अंदर भी जितनी जो हमारे पद थे वो भरने का काम था, वो भी पूरा किया। मुझे लगता है कि पहली बार ये 15 से 18 साल में पहली बार हमारी नौकर भर्ती हुई है, वो वक्फ बोर्ड की होंगी, मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा, या हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट होगा। और ये जो कमिश्नरेट यहाँ बनाया गया है, इसके 36 जिले के अंदर 85 हमारे ऑफिसर रहेंगे। वो ऑफिसर हमारे कंट्रोल क्या करने के लिए आयुक्त साहब का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, और आयुक्त साहब का जब कंट्रोल होगा तो हमारा नीचे से वक्फ बोर्ड से लेके तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हज हाउस, जितने भी जो चीजें हैं वो सारी चीजों को मदद करने का कानूनी दर्जे से आज महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर पहला हमारा स्टेट है कि जिसका सेपरेट आयुक्तालय बनाया गया, और वो औरंगाबाद में है। ये हमको खुशी होना चाहिए, इसलिए खुशी होना चाहिए कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता था, यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन जहां भी पहुंचा वहां से मैं क्या दे रहा हूं उसकी अगर आपको बात बताऊं तो मैं कल ही एक नया आदेश काढ़ा हूं कि जैसे हमारे दलित भाई, आदिवासी समाज के बच्चे 200 विद्यापीठों में जाके अलग अलग देश के 200 देशों में उनको एडमिशन मिलता है, सरकार पैसा खर्चा करती है। अब इसके बाद यहां से पहला कल ही एडवर्टाइज आएगा उसका कि एक मुस्लिम बच्चे के ऊपर, माइनॉरिटी के बच्चे के ऊपर महाराष्ट्र सरकार 40 लाख रुपए खर्चा करेगी, और वो भी पीजी करेंगे। मैं आपको जो ये बता रहा हूं, ये सच्चाई इसलिए है कि हमको सिर्फ तालीम अगर देना होगी तो फिर उर्दू घर भी बनाना पड़ेगा। उर्दू घर का भी कंसेप्ट जो पहले एक परभनी में हुआ है, लेकिन स्टेट में या औरंगाबाद से लेके तो सिल्लोड तक सारे उर्दू घर का मैंने मंजूरी भी दे दिया। जिला अधिकारी महोदय से मेरी विनती रहेगी कि आप ये कमिश्नरेट यहाँ ताजपुरता है। मैं आपको और एक क्लियरिफिकेशन बता देना चाहता हूं, ये ताजपुरता है। सुनील चौहान उस वक्त यहाँ जिले के कलेक्टर थे, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, स्टेट का राज्य मंत्री।
उस वक्त हमने फैसला लिया और ये जो शाम में इतनी बड़ी जमीन 18-14 एकड़ हमारे पास खाली पड़ी है, उसमें से 5 एकड़ जमीन आप आयुक्तालय को दो, मैं 50 करोड़ रुपए उसको ये अधिवेशन में मंजूरी देता हूं। और एक हमारे फ्लोर के ऊपर कमिश्नरेट रहेगा, दूसरे फ्लोर के ऊपर यहाँ का जो वक्फ ऑफिस रहेगा स्टेट का, और तीसरे इसके ऊपर जो है मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा, चौथे के ऊपर हमारा आज जो यहाँ ट्रिब्यूनल का कोर्ट चलता है वो भी वहां जाएगा। ये तो यहाँ एक छोटा ऑफिस खोलने के लिए कुछ लोग उसमें चिरी मेरी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आने वाले साल का जो यहाँ से हाजी लोग जाएंगे तो यहाँ से 4 ऑफिस हम वहां शिफ्ट कर देंगे और इसको सेपरेट सिर्फ हज के लिए ही रखा जाएगा, ताकि हज के पूरे अराकान यहाँ से जो लगते हैं। यहाँ मस्जिद पे आप अगर देखे ऊपर तो महाराष्ट्र में कई ऐसी एग्जीक्यूटिव ऐसी मस्जिद नहीं होगी, वैसी हमने ऊपर बनाया, लेकिन लोग बोल रहे कि उसके अंदर आप कुछ चालू कर रहे। कुछ लोगों को कुछ धंधा ही नहीं है, कुछ करते न करने देते। ये जो राजकारण के अंदर जो खेकड़े की सिस्टम है ये बंद करना होगी। एक जा रहा है, दूसरा पकड़ता, तीसरा पकड़ता, खुद को तो चलने की ताकत नहीं है, दूसरे कहीं तो भी जाके लुटांगन लेने का राजकारण करते हैं। लेकिन मैंने जब से राजकारण शुरू किया है तब से आज तक सिर्फ जो भी डिपार्टमेंट संभाला हूं, मैं कृषि मंत्री था, 1 रुपए के अंदर पीक बीमा कर दिया। मैं कृषि मंत्री था, 6,000 रुपए नरेंद्र मोदी साहब केंद्र सरकार के देते हैं। मैं एकनाथ शिंदे साहब देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोले ठीक है इनको भी दिया जाएगा। अरे स्टेट के अंदर जब जिम्मेदारी जो डिपार्टमेंट की रहती है उस डिपार्टमेंट को बाकी डिपार्टमेंटों के बराबर कैसा लाना चाहिए। जब तक आपको आयुक्तालय यहाँ नहीं होगा तो आपकी मुश्किल है, आपकी दुश्वारी है, आपकी तकलीफें दूर कैसी होगी। यहाँ जो ऑफिसर बैठेगा वो पूरे महाराष्ट्र का कंट्रोल रहेगा, पूरे महाराष्ट्र का कंट्रोल हमारे जब इस शहर से होगा तो जाहिर है कि पूरे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर रहेंगे वो भी इनके संगत काम करेंगे। हमारे हिंदू भाई का हम पूरा सम्मान करते हैं, उनको अगर 1 रुपया मिलता तो मुसलमानों को 10 पैसे तो मिलना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिलेंगे तो फिर ये डिपार्टमेंट किस लिए है। मैं बार बार बताता हूं, हमारे पास भी बहुत बार कुछ बहस करने वाले लोग रहते हैं, वो बताए तुमने इनको 11 करोड़ रुपए कैसा दिया, इनको 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को कैसा दिया। अरे कमाल की बात है, उनका भी वस्तुकर का जो पांव में जूता पहनते हैं उसको भी 18% जीएसटी है, सिर में टोपी पहनते हैं उसको भी 18% है, और हमारे उसका पूरा खर्चा जो जमा होता है पैसा, उसका 5% भी पैसा अगर समाज पे खर्चा नहीं होगा तो फिर मुझे मंत्री रहने का अधिकार नहीं, मुझे सत्ता करने का भी अधिकार नहीं है। ये सच्चाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाकी हमारे यहाँ कई सैकड़ों से यहाँ हिंदू भाई बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर है, बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, लेकिन वो समझ सकते हैं कि देश में जितना हिंदू भाई का समान है, दलित भाई का, आदिवासी भाई का है, उससे कम तो भी मुसलमान का होना चाहिए। अगर वो भी नहीं रहा तो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कार्ड के फायदा क्या है। अगर उसको सिर्फ कागज के ऊपर का होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। हमने अभी फैसला लिया कि हमको जो हम 5 लाख तक लोन देते हैं, एजुकेशन लोन, 5 लाख में बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, उसको भी 20 लाख रुपए करने का फैसला लिया। उसकी कॉपी भी आपको 8 दिन के अंदर आपके पास मिल जाएगी। ये जो हम कर रहे हैं, ग्रेजुएट को कितना देना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट को कितना देना चाहिए, जो एजुकेशन की बात हमारे जिला अधिकारी महोदय ने बताया, वो यकीनन है कि बाबा साहब ने जो ये चीज हमको बताई है उसका पालन हमको करना है, हमको अच्छा बच्चों को पढ़ाना है। मैंने कहीं देखा है कि हमारे बच्चे, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, क्या वो कहीं भी एक आधी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता नहीं, लेकिन लेथ मशीन के ऊपर जब वो वेल्डिंग करके कट करता है ना तो सूद भर भी गलती नहीं होती उससे, कई डिग्री नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी करता है काम। तो इसके लिए उसको अच्छी तरह से पढ़ाई होना चाहिए। हम आप ये भी आपने बताया कि एक हमारी विंग जो है वो आईटीआई में काम करेंगे। आईटीआई के अंदर वो बच्चे अगर सही उनको अगर डिग्री मिली तो जिस दिन आईटीआई का कोर्स खत्म होगा दूसरे दिन उसको ज्वाइनिंग करने के लिए कंपनी वाले अच्छी से अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल सकती है। ये हमको बताना पड़ेगा। उसके लिए भी 60 करोड़ रुपए मोइन तहसीलदार को मालूम है कि मैंने जो वहां उसके लिए 60 करोड़ रुपए रखा है, वो 60 करोड़ रुपए हमारे कौशल्य विकास से, हमारे बच्चों का, इनका जो भविष्य है उनका कौशल्य होना चाहिए। और पैसे तिजोरी में रख के कोई फायदा नहीं, इनके ऊपर खर्चा होना चाहिए ताकि ये बच्चे भी
अच्छी तरह से ITI का कोर्स करे और उसका फायदा उनके समाज के गरीब से गरीब आदमी को, खेड़े पाड़े छोटे छोटे देहातों में रहते हैं लोग, उनके बच्चे टैलेंट है, ब्रिलियंट है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं रहती है ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके। उसके लिए भी आज अपन ने जो 60 करोड़ रुपए कौशल्य विकास के लिए रखे, ये मोइन तहसीलदार साहब हमारे पास वहां उप सचिव थे, उनको हर चीज मालूम है, इसके लिए उनका बता रहा, लेकिन आपको भी मालूम पड़ना चाहिए कि अपने देश में क्या चल रहा है, अपने राज्य में क्या चल रहा है। मैं जो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में लोगों को यही बताना चाहता हूं। अभी तो हम सोच रहे हैं कि हम घरकुल की योजना लाए। आज 1 घरकुल मिलता है, 2 घरकुल मिलते हैं, 10 घरकुल मिलते हैं, 200 साल तक मुसलमानों के घर नहीं बनने वाले। मैं बता रहा हूं आपको, 200-100 साल लगेंगे। ऐसी स्पीड रही ना खाजा से तो 200 साल लगने वाले हैं। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट को ये बताया कि हम 2.5 लाख रुपए हमारे पंतप्रधान महोदय के नाम पे सब्सिडी मिलती है। जो घरकुल हिंदुस्तान के सारे समाज के लोगों को दिया जाता है वही इनको दिया जाना चाहिए। जो बाकी के 5 लाख हैं वो उनको लोन देना चाहिए और उसका ब्याज सरकार ने भरना चाहिए, और उसने सिर्फ रेगुलर उसके पैसे भी भरा तो उसका काम हो सकता है। लेकिन उसमें भी लोगों को अपना अलग अलग सोच है, वो कैसा होगा, क्या होगा, हमारा होगा क्या, नहीं होगा क्या। छोटे छोटे लोग जो है 18% 22% ब्याज से जो लोड गाड़ी वाला, हकर्स वाला, जो छोटे छोटे उद्योग करते, मैंने उनका देखा बहुत नजदीक से। तो उन लोगों के लिए मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मोइन तहसीलदार आपको ये यहाँ आयुक्त बोल के एक आदेश काटना होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसके कैंप लिया जाए। जितने बच्चों ने जब एप्लीकेशन किए लोन को, जितना व्यवहार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए किए, वो कोई भी हालत में हमारा 10 दिन के अंदर उसका लोन पास होना चाहिए और उसके अकाउंट पे पैसा देना चाहिए। तब हम कुछ तो भी कर रहे हैं। पैसा मंजूर करके रखेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर इसके लिए राजकारण में, समाजकारण में लोगों के बीच में जो संदेश जाता है, वो उसको लगता है कि मैं भी इस देश का रहवासी है, मैं भी इस देश में रहता हूं, मेरी जात मेरी कौम के ऊपर मुझे ना गिना जाए, मैं उसकी काबिलियत क्या है, उसको जरूरी क्या है, ये भी हमको देना जरूरी है। उसके लिए आपके तरफ से यहाँ बहुत बड़ा काम करने के लिए, अभी अल्पसंख्यक बहुल एरिया है, वहां अपने 700 करोड़ रुपए नया, इसके अंदर 7 दूनी 1400, शहरों में 700 करोड़ और ग्रामीण में 700 करोड़, ऐसा प्रपोजल पहले 500 करोड़ 250 करोड़ रुपए मिला आप लोगों को। लेकिन 250 करोड़ में यहाँ का पॉपुलेशन जो बताया आपने 10% नहीं है, यहाँ का पॉपुलेशन 18% मुस्लिम का। आपने 2011 का पढ़ के सुनाया, 2011 के बाद में मुसलमानों के घर में कितने बच्चे पैदा हुए उसका भी अंदाज लगाना चाहिए आपने। उसके हिसाब से उनको निधि देना होगी, बराबर है ना। कि वैजापुर में कम है, ये साहब ने बताया 10%। मैं बोला था ना मेरे पास 18% की डिमांड है, और ये 10% होंगे तो फिर 8% कहीं ना कहीं हमारा हक हमको नहीं मिलेगा। हमको वो भी सोचना होगा। अपना जो पॉपुलेशन है वो 18% है मुस्लिम पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन जो है ये इनके हिसाब से उनको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो 18% के हिसाब से आने वाले बजट में अपनों को वो प्रोविजन करना होगी। अगर तुम जिम्मेदार है, आज आप आयुक्त है, तुमने 10 बोले तो दूसरे तो 8 और 7 बोलने में कम नहीं करेंगे। मुझे मालूम है सिद्धार्थ गोदान यहाँ है, उसके पास उसकी एंट्री हो रही है, बहुत पत्रकार है यहाँ, इतने कैमरे चल रहे हैं। मैं सब कैमरे के सामने जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि ये 18% हमारा बजट का, ये मुसलमान के नाते नहीं, लेकिन 7 जो बाकी जो 6 हिंदू समाज भी इसमें है। ये कोई अकेले मुसलमान का डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें बौद्ध भी बताया हमने, इसमें सिख को भी बताया, इसमें जीव जात को भी बताया, इसमें पारसी को भी बताया हमने, मारवाड़ी समाज में का एक जो समाज है जैन, उसको भी बताया इसमें। और बताते वक्त इतना बोला जाता है कि इस वक्त तो मुसलमान आता है, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ जो 7 समाज को एक समाज बड़ा है, इसके लिए उसको और इसको बदनाम करने के लिए बहुत ज्यादा जादू लगती नहीं। थोड़ा सा खड़ा फेंकेगा, उछालता आप वो चेड़ू फिरते रहता है। कोई फेक न्यूज रहती, कोई अच्छी न्यूज रहती, कोई बुरी न्यूज रहती, लेकिन टिकट तो हमारे समाज और धर्म और जात और कौम के नाम से ही पटता है। वो भी नहीं पटना चाहिए। हर समाज के आदमी की इज्जत करना चाहिए। अगर गलत हुआ तो जरूर उसको बताना चाहिए कि ये गलत है, ये अच्छा करो, अच्छा करेंगे। लेकिन हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, कुछ दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूं
कि ये डिपार्टमेंट में उनका अगर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी लोक संख्या के हिसाब से, उनका जो भी जितना भी परसेंटेज बनता है, अगर उसका 50% भी पैसा मिला तो मुझे लगता है कि एक भी हमारी बस्ती, एक भी हमारे वॉल कंपाउंड कब्रिस्तान का जहां नहीं है, मैं तो आपको वो भी बताया था, ख्याल है कि नहीं आपको मालूम नहीं, अब आप आयुक्त बन गए तहसीलदार साहब, इनका सरनेम तहसीलदार है ना, तो आप बोलेंगे ना इनको आयुक्त को तहसीलदार कैसे बना दिया, पद में जरा फर्क है, आयुक्त तो बड़ा होता है और तहसीलदार छोटा, तो इनका सरनेम तहसीलदार है। वो इतना मराठी बोलते हैं, कोल्हापुरी है ना, और तहसीलदार, अब आप लोगों को भी मेरे को बोलने को इतना उगड़ है, तुमको कितना होगा, मैं इनका मंत्री है, मेरे यहाँ हाल है, तो बाकी लोगों को सब शंका हो रही है, वो मराठी में ऐसा बोल रहे शुद्ध, कैसा अधिकार है, कब का अधिकार है, और ईस्वी सन 88 में क्या बताया, 62 में क्या बताया, 1960 में क्या बताया, ये 15 कलमी कार्यक्रम, ये उनके सब ऊपर से जा रहा था, उनको शक हो रहा था कि सत्तार ने यहाँ कोई दूसरी जात का लाके बिठा दिया। बुरा मत मानो, लेकिन और तुमने बोल दिया देव, वो बोली यार इन्हें तो अल्लाह बोला ही नहीं है कि नहीं है उसमें, और नहीं सही ना, शक शुबा कुछ नहीं करके बाहर टिकट फट रहा है हल्का, तो ये तो ओरिजिनल है, मुसलमान है, लेकिन मराठी भाषा, मुझे पहले मराठी नहीं आती थी तो लोग मामू मुझे वोट नहीं देते, मैंने मराठी सीख लिया, आप बोलते मुसलमान बोलते थे वो मराठी बोलता है, हिंदी में बोलते आ रहा क्या उसको, ये देख ला, इधर से देखे तो उधर परेशान, उधर देखे तो इधर परेशान, लेकिन कुछ भी हुआ तो मोइन साहब तुम्हारे नाम से मेरे नाम से तरबूजा छुरी पे गिरा क्या, छुरी तरबूजे पे गिरी क्या, कटना तो तरबूजे को है। सही बता रहा हूँ, इस सामने बैठे ये लोग भी बहुत विद्वान है, कोई हाफिज है, कोई आलिम है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अच्छा है, कोई व्यापारी है, अलग अलग बिजनेसमैन लोग बैठे हैं, उनको शक शुबा नहीं होना, इसके लिए मैंने वो क्लियरिफिकेशन कराया, आपको बोलना ये मेरा मकसद नहीं है, और वैसा भी मैं मिनिस्टर हूं, सही ना, और 5 बार बना हूं, इतना अनुभवी मंत्री भी जिले में भी कोई नहीं है, महाराष्ट्र में होंगे 2-4, बहुत कम होंगे, लेकिन उतने के बीच में रहने के बाद में वही टोपी है, वही रुमाल है, वो टोपी की भी इतनी चर्चा कर रहे हैं लोग, कब उतरने वाली है, क्यों उतरने वाली है, कैसे उतरने वाली है, कौन आने वाला है, कैसा आने वाला है, पोकलैंड मिला क्या नहीं, जेसीबी से काटेंगे क्या, एक भी मुझे तो आया, मुझे जेसीबी दिखा बड़ा हार वाला, मैंने बोला ये टोपी काटने को तो नहीं आया, तो मैं पहले ही बताता हूँ कि बेवजह बेहद में हंसते रहता हूँ, आधे दुश्मनों को तो ऐसा ही मार देता हूँ, कोई सवाल ही नहीं, कभी गम किया ही नहीं, तो शुरुआत हाथगाड़ी से हुई, कितना गरीब करेंगे मुझे, कितने पद छीनेंगे मेरे पास आज जो है, मैं तो गो में एक आधा पाव कम होगा ज्यादा होगा, अभी जो खड़े हैं ये पूरे, ये छोड़ते नहीं मुझे टीवी वाले, जब मैं बाहर जाऊंगा सबसे पहले वही चलेगा, उनको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ खाने के लिए, अब खाने के लिए बोले तुम उसका अलग मतलब निकालेंगे, मतलब जबान से ऐसे शब्द पूछेंगे, वो क्या हुआ जरंगे पाटिल साहब बोल रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, सत्तार क्या कर रहा है बताओ, साहब क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला होगा तो वेल एंड गुड, पर मैं जरंगे पाटिल साहब का भी स्वागत करता हूं, क्या उन्होंने हमारी कौम के, हमारी जात के, समाज को न्याय देने का काम किया, कोई भी अगर वो समाज के अंदर जो भी आज मैं तकलीफें देख रहा हूँ, मैं जिस समाज में, मैं जो कौम में पैदा हुआ हूँ, अगर उनके बच्चों की, उनकी बस्ती की, उनके वहां पीने के लिए पानी और वहां के हालात देखे तो बहुत दुख होता है, मैं कोई जातिवादी नहीं हूं, मैं कोई मुसलमान की बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन जो चल रहा है, जहां भी जो चीजें, वो भी उनकी पढ़ाई के बारे में देखना पड़ेगा हमको, उनको पढ़ने के लिए सारी चीजें, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास अभी 100 दिन है, और आखिरी 100 दिन में कुछ भी कर सकते, 100 दिन बहुत बडे होते हैं, आम्हाला अजून 100 दिवस बाकी आहे निवडणुकीसमोर जायला, आणि 100 दिवसामध्ये जे जे निर्णय घ्यायचे ते सर्व निर्णय आपल्याला समाजाच्या तळागाळातल्या गरीबापर्यंत घ्यायचे, मी पहिला सन्मान हिंदू बांधवांचा आहे, दुसरा दलित बांधवांचा आहे, तिसरा आदिवासी, पण चौथा यांचा हक्क आहे तो त्यांना मिळाला पाहिजे, हीच आपली एक अपेक्षा आहे, मी प्रामाणिक
पण आणि मी एक साधा सिंपल कार्यकर्ता आहे. ह्या लोकांनी मला कुठलं पुरे हिंदू बांधव आहे 3,20,000 माझ्या सिल्लोड सोयगाव मध्ये हिंदू समाज आहे आणि मी प्रत्येक वेळेस 30,000 40,000 25,000 तरी पाकिस्तान मध्ये सिल्लोड तरी निवडून येतो. कोई तो भी बोला है भाई, मैं किसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई तो भी बोला, कोई भी होगा, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई समाज को अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो उस समाज से उसकी आत्मा और अल्लाह परमात्मा वहां से भी बदवा निकलती है. इतनी बात तो पक्की है, उसको कोई टाल नहीं सकता. किसी को बदनाम मत करो, सब समाज की इज्जत करो. हम तो बोलते हैं कि हमारा बाजू में हमको अगर जाना रहता तभी पाकिस्तान में चले जाते, यहाँ क्यों रहते. हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पंजोबा आजोबा ने सोचा कि नहीं, सच्चा हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुस्तान, हम यहीं रहना चाहिए और यहाँ रह रहे हैं. लेकिन जब रहते हैं हम 25 साल, जब वो नहीं होता है, जब 25 साल गुजर जाते हैं, कहीं कुछ एक आधा ऑपरेशन हो गया बिन टाके का, बहुत दर्द होता है. अलग अलग तरीके हैं. पहले होता था, पहले काटना पड़ता था. कोई भी ऑपरेशन करना है तो अब बिन टाके के भी ऑपरेशन निकले हैं. ये सच्चाई है, मैं कुछ बोल रहा ऐसा नहीं है. अभी डॉक्टर कोई है यहाँ, डॉक्टर बेग है, पर उसके पास वो डिग्री नहीं है ऑपरेशन वाली. MS सर्जन, हाँ लेजर. ये देखो भरत भी थोड़ा थोड़ा डॉक्टर है, मेरे जिले का प्रमुख है, मेरी पार्टी का प्रमुख है, उसने बरोबर बोला लेजर. तो ये सारी चीजें जो होती है, मुझे हर अधिकारी को एक ही रिक्वेस्ट, एक ही गुजारिश रहेगी, मला सर्व अधिकाऱ्यांना विनंती करायची आहे की आपण न्याय देताना त्याची जात पाहू नका, त्याचा समाज पाहू नका, तो कोणत्या जातीमध्ये जन्म घेतला याच्याशिवाय तो आज मानव आहे आणि आपल्याकडे न्याय मागायला आला. त्याची जात न पाहता त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. हे आपण केलं तर मला वाटतं निश्चित हे समाज सर्वसामान्य माणसाशी जुडलेला आहे. मी त्यांच्या समाजाचा इतका मोठा नेता आहे, पण माझ्याकडे कोणी येत नाही बदलीसाठी. का येत नाही? त्यांना माहिती आहे आपल्याला नोकरीने सत्तारकडे बदलीला जायची गरज नाही. कोणाला मोठा लोन पाहिजे नाही, उद्योगपती व्हायचं नहीं. त्यांना त्यांच्या घराघरामध्येच खुश आहे. सकाळी उठतात, कोई बेचारा भजिए बेचेगा, कोई जिलेबी करेगा, कोई चाय बेचेगा, कोई पाना लेगा. उसका अल्लाह के सामने सवेरे फजर की नमाज पढ़ के जब नतमस्तक होता है, उसके बाद उसका दिन चालू हो जाता है. किसका मोहताज नहीं है, किसका कोई चीज का नहीं, खूप सोबत आहे. तो माझ्याकडे सर्वात कमी शिवाजी महाराज आमचे, म्हणजे शिवाजी महाराज पाथीकर बोलू लागले, याचा अर्थ कोणी वेगळा का. शिवाजी महाराज सकाळीच मला फोन आला, काय झालं आपल्या कामाचा. श्रीरंग पाटील बाजूला बसलेले ते वेगळे, केशवराव पाटलाचा होता प्रश्नच नाही. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बाकीचे समाज येतात, त्यांना कोणीही काही बोलत नाही. एखाद्या समाजावर बोट ठेवून कुणीही राजकारणामध्ये, समाजकारणामध्ये, शासनामध्ये, सरकारमध्ये आज ज्या पद्धतीने मोहीन तहसीलदार जे आज आपल्याकडं आयुक्त म्हणून आलेले, त्यांच्याकडे 7ही जातीच्या लोकांना न्याय द्यावा लागेल. 7 जातीला त्यांनी तो न्याय नाही दिला तर मग अधिकारी असून काही फायदा होणार नाही. शेवटी ही जी जबाबदारी आहे, ही जबाबदारी पार पडताना अनेक अडचणी येतात. आपण आता हे जे सर्व वक्फ बोर्डाचे कर्मचारी भरले, त्यानंतर आपण आमचा जो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उनके लोगों को हमने भरा है. उसके बाद हमारा ये आयुक्तालय, इसके 86 पद लय, उसकी भी मंजूरी दे दी. अभी डेपुटेशन पे ले लो. कुछ हमारे स्वामी जी के पास जो रहेंगे वो जिले के ले लो, और दिलीप राव जी के पास पूरे मराठवाड़े के, उनसे कुछ ले लो. लेकिन ऑफिस चलाना होगा. इस ऑफिस चलाते समय तुमको कुछ भी तकलीफ होगी तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एक साथी, इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव इस नाते से, माइनॉरिटी मिनिस्टर, मेरे पास दूसरा भी खाता है, वो बड़ा है इससे 10 पट, लेकिन उसका नाम नहीं निकलता है. माइनॉरिटी मंत्री, अरे पनन मंत्री हूं मैं. पहले सिर्फ पेरनी थी, अब तो सोंगनी सहित मार्केटिंग है. ये सही ना. अब पनन मंत्री लोगों को समझता नहीं पनन क्या है. मेरे को एक बोला, मैं बोला भैया तेरे बस की बात नहीं है, वो जान दे, मैं तो सबको बता दूंगा. तू अपना है, इधर से इतनी बात कर, कितना निधि होना, कैसा होना. बाकी पनन जो है वो एक अलग है. इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के पास खाता है. मुख्यमंत्री जी ने एकनाथ शिंदे साहब का हमने सबने तालियां बजा के स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने जो जज्बात से, वो हिंदुत्ववादी पार्टी के है,
लेकिन मुसलमान को न्याय देते समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट से लेके तो 3 गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, इतना पैसा कभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नहीं मिला। ये जो अधिकारी है इन्होंने भी ईश्वर अल्लाह भगवान को साक्षी रख के बोलना चाहिए कि इतना पैसा हमको कभी नहीं मिला। वो हमको एकनाथ शिंदे साहब ने दिया, वो हमको देवेंद्र जी ने दिया, वो हमको अजित पवार जी ने दिया है। तो इनका भी जय जयकार करना चाहिए। इनको लोगों को भी कहीं तो भी उनका भी हक बनता है कि निधि देते, पैसा देते, योजना देते, सरकार की तरफ से सारी सहूलतें देते, और हमको उनका भी सोचना होगा। नहीं तो हमारे जो ये डिपार्टमेंट के बारे में, समाज के बारे में कोई नहीं सोचेगा। मैं आपको कुछ यहाँ प्रचार की सभा नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से मैं जिस सरकार में मंत्री हूं उस सरकार की सच्चाई भी आप तक आना चाहिए। और जो यहाँ कई टीवी के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, प्रिंट मीडिया वाले भी बैठे हैं, इन्होंने सबने ये भी सच्चाई बताना चाहिए कि यहाँ की हिंदुत्ववादी सरकार ने देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिया है, देश में कोई सूबे को, कोई राज्य को नहीं दिया है। मैं उसकी गवाही इसलिए दे रहा हूं कि आप कोई भी माहिती का अधिकार अब ऐसा है कि कोई भी ले सकता है माहिती, कोई भी मालूमात ले सकता है कि ये मंत्री ने गलत बोला, इसका क्लियरिफिकेशन मांगो, तो क्लियरिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे कि सरकार ने क्या किया है, ये सरकार ने हमको कितना दिया है। मैं कोई सरकार का जो मंत्री इस नाते से जरूर बोलूंगा कि जो देने वाले हैं, अभी मैं भी लाइन में खड़ा हूं, आखिरी के 100 दिन का सरकार अभी बचा है और वो सरकार का आखिरी अधिवेशन चालू है। वहां तक तुम्हारी टालियां वहां तक जाना चाहिए उनके काम पे कि हमने जिसको दिया है वो लोग हमारे साथ है, हम सरकार के साथ है, हम कोई व्यक्ति के साथ नहीं है। लेकिन जो सरकार हमारा है, जो हमको देने वाला है, उसको भी देने में हमारा ये कोई भाई कम नहीं पड़ेगा। और जो हमको गाली देगा तो उसके लिए भी कम नहीं है क्योंकि अगर कुछ बोला मैंने तो यहाँ हमारे कमिश्नर साहब हैं, यहाँ हमारे कलेक्टर है, यहाँ हमारे एसपी जी है, एसपी साहब है, हमारे नए आयुक्त है, उनको लगेगा हालांकि क्या हो रहा है, कोई प्रचार की सभा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी सरकार की तारीफ करना ये भी मेरा कर्तव्य है। जिस सरकार में मैं मंत्री हूं, जिस सरकार ने हमारे समाज को न्याय दिया है, उस समाज की बात जरूर करना चाहिए, उस सरकार की तारीफ भी करना चाहिए। उस सरकार के तरफ से अगर हम सोचेंगे कि हमारा फुटबॉल ग्राउंड यहाँ बनाना है, तो स्वामी जी के, आपके स्वामी जी के चरण में 1 2 4 अच्छे कागज ले आओ, उनके पास दो, अलॉटमेंट करो, उसके ऑर्डर म्युनिसिपल कमिश्नर है जी श्रीकांत, वो नहीं आए, उनको अपनी जरूरत नहीं होंगी, ठीक है अपन भी देख लेंगे। 1 कमिश्नर 2 कमिश्नर है, तीसरा गैर हाजिर। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम तो बस हम हैं, अरे तुम नहीं है। ये देश में रहने वाला, इस शहर में रहने वाला, इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला, ये हर एक आदमी जो सामने बैठा यही हमारा मालिक है, इनकी वजह से हम हैं। ये लोग बेचारा अपना एक एक पसीने की कमाई हमको टैक्स के रूप में देते हैं तो सरकार चलती है। सरकार ऐसा कुछ नहीं कोई छाप कर खाने वाली मशीन है, ये तो आपका पैसा जमा होता है, आपका टैक्स जमा होता है। ऐसे करोड़ों लोग, हमारे 13 करोड़ लोग हमारे इस स्टेट में रहते हैं, 13 करोड़ लोगों की वो तिजोरी है, उसमें सबको मिलना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। आज हम जो देख रहे हैं, इसके लिए मैं आज एक चीज करने जा रहा हूं, वो इसलिए कि हमको जो हमारा एक महामंडळ आहे, तुम्हाला मला वाटतं दिलीपरावजी तुम्हाला माहित असेल, अण्णासाहेब महामंडळ, अण्णासाहेब महामंडळ ज्या पद्धतीने आपल्या नॅशनलिस्ट बँक असेल किंवा बाकीच्या बँका त्यांना लोन देतात आणि त्या लोन त्यांनी वेळेवर भरला तर अण्णासाहेब महामंडळ त्याचा व्याज देतो। त्या धर्तीवर मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनला आपण कदाचित केलं तर निश्चित याचा फायदा गोरगरीब सामान्यातल्या सामान्य माणसाला मिळेल। तोही निर्णय मी आता या अधिवेशनामध्ये त्याची घोषणा करणार आहे, कारण की अधिवेशन आता उद्यापासून चालू होणार आहे। इथे कोणतीही नवीन घोषणा करता येत नाही, म्हणून ती घोषणा माझ्या अधिवेशनाच्या काळामध्ये माझे मुख्यमंत्री, माझे उपमुख्यमंत्री हे निश्चित करतील। आज आपण बघतोय का जागतिक लेण्या माझ्या मतदारसंघात आहे आणि जागतिक लेण्या असल्या कारणाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो जीवनावर, त्यांच्या जन्मापासून तर शेवटच्या सांसापर्यंत ज्या देशासाठी जगासाठी त्यांनी ज्या महामानवांनी केलेला आहे त्याचा इतिहास जागतिक लेवलवर अजिंठ्यामध्ये 60 करोड रुपये खर्च करून मी त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा एक
जीवनभर त्यांनी जे त्याग केलेला आहे त्याचा त्या ठिकाणी काम चालू आहे. वॉल कंपाऊंड झाला, वॉल कंपाऊंड झाला आणि वॉल कंपाऊंडच्या नंतर छत्रपती शिवराय महाराष्ट्राला माहित आहे 67 देशाचे लोक अजेंड्याला येतात. जिल्हाधिकारी महोदय त्याची तात्काळ त्याचं मी तुम्हाला अध्यक्ष केलेलं आहे त्या याचा स्मारकाचा. तर छत्रपती शिवरायाचा स्मारक बी या 3-4 दिवसामध्ये त्याचा जे काही DPR आहे त्या DPR ला आपल्याला अप्रूव्हल घ्यायचं आहे. मी तुमचा यासाठी मुंबईला बोलवतो. शेवटी हे जे राष्ट्रीय पुरुष जे महामानव आहे यांचंही काम तुम्हाला आम्हाला करावं लागेल. दुसरा सारथी भारती डाटरीवर मायनॉरिटी हा एक नवीन मला माहित है एक माणूस उभा राहिला मारती. अब ठहरो ठहरो तुम्हारे इस पे आराम है. तुमने हाथ ऊपर कर ले, समझ गया मैं क्या बोलना चाहते हैं. मैं एक डॉक्टर से कम नहीं हूं. किसके पेट में क्या है, उसके होठ में क्या है और बटन दबाने वाले इतना तो आराम से पहचान लो. जब एक आदमी ने ऐसा हाथ ऊपर किया मैंने समझ जाना चाहिए क्या मार्टी की धरती के ऊपर इस जिले के अंदर उसकी घोषणा होना चाहिए. तो यही अधिवेशन में होगी. उसका GR भी आपको इसी अधिवेशन में मिलेगा और उसका ड्राफ्ट भी मुझे लगता है कि हमने 4 दिन पहले मैडम के साथ चर्चा करने के बाद में उसमें कुछ थोड़ी सी क्यूरीज थी वो काट लिए. अब वो क्यूरीज के हिसाब कैसा है, कोई भी अगर हम एखादा मसूदा तैयार करते, एखादा प्लान तैयार करते, एखादा कानून बनाते हैं तो उस कानून में कुछ कई खामियां कुछ कमियां रहती है वो दूर होना चाहिए. उसके लिए मैं और हमारे आयुक्त जब आयुक्त नहीं थे हमारे उप सचिव थे तो आपको भी उसका क्लियरिफिकेशन देना होगा क्या इसके बारे में. अभी 2 in 1 है, आप उधर का भी चार्ज आपके पास है, उसके ऊपर सही कर दो, मेरे पास भेज दो, मैं सही कर देता, मंत्रिमंडल की मंजूरी लेता और चले हो जाएगा काम. क्या है वो कोई नया नहीं है. लेकिन यहाँ के समाज की एक बारीक छोटी छोटी जो दुश्वारियां है, छोटी छोटी जो उनको तकलीफें होती है, उसके लिए अगर हमारा वो मार्टी अगर बन गया तो ये सारे आयोग के अधिकार के उनको सिफारिश करने का हक मिलता है, कानूनी मिलता है. और एक बार कानूनी हक मिल गया तो उसको कानून में बदल करने के लिए सरकार को आसानी होती है. इसके लिए ही करना है हमको. और जो भी मालियात एक हमारे पास आपने बताया अभी मुकदम कमेटी से लेके तो सच्चर कमेटी तक कितने बार हमने कमेटियां बनाए, उनका जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से ये टप्पे से हमारा काम चल रहा है. अभी बहुत काम करना है. इतना करे कोई माइनॉरिटी समाज के ऊपर हमारा उपकार नहीं है. कोई हम उनको जो दे रहे हैं उनका हक उनके पास तक पहुंचना चाहिए. ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है सरकार का. और वो काम करने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत प्लानिंग अपने पास कुछ दिन के लिए मुझे लगता है 3 हफ्ते का हमारा ये अधिवेशन है. इस 3 हफ्ते में जो भी रहे हुए काम है वो पूरे काम घरकुल की योजना हमारी रही है, अभी मार्टी क्या रहा है, जो GR हमने निकाले वो बच्चे हमारे बाहर पढ़ना जाना चाहिए और बाहर जाके माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ेंगे. उनके ऊपर गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार 40 लाख रुपए खर्चा करेगा. 200 यूनिवर्सिटियां दुनिया के जो सबसे टॉप के कॉलेज है वहां उनको जाने का परमिशन महाराष्ट्र सरकार का 2-4 दिन के अंदर आपको टीवी के ऊपर पेपर में उसकी जाहिरात आ जाएगी. फिर वो बच्चे जो टॉपर है उनके पास सब है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, सब होनहार है, होशियार है, लेकिन माली हालत नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है. वो सरकार खर्चा करेगी. सरकार दूसरे समाज के लिए करती है, ये समाज के लिए करेगी. हम कुछ आपके लिए नहीं कर रहे हैं. पहले हमारे दलित भाइयों के लिए किए, आदिवासी भाइयों के लिए किए, OBC के समाज के लिए किए, आप माइनॉरिटी समाज के लिए कर रहे हैं. चौथे नंबर पे मैंने पहले ही बताया तुम्हारा नंबर ही चौथा है, लेकिन चौथा भी है तो वो भी कुछ कम नहीं रहे. पहले बोलते थे चौथा ही मिलती कुछ तो भी, बरोबर. इकबाल बादशाह थे ना पहले, कुछ हिस्सा था चौथाई का ऐसा. मैं तो इसमें का बहुत ज्यादा इतना होशियार आदमी नहीं, क्योंकि मैं जहां से वाड़ी बस्ती तांडे से चुन के आता हूँ वहां का माहौल अलग है और यहाँ बहुत अदब के संगत तहजीब के संगत बोलना पड़ता है. वहां अगर इतना अदब तहजीब से निकाले तो बोलेंगे ऐसा काम झाला आता याला बदला. नहीं, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरे साथी है. यहाँ अलग अलग समाज के भी लोग होंगे, मेरे दोस्त है, मेरा उनका पारिवारिक संबंध है. इसके लिए बोलते समय कुछ गलती भी हो गई
तो मुझे वो आसानी के संगत माफ कर देते, और नहीं हुई तो मैं ही माफी मांग लेता। मैं भी बहुत इतना आसान मत समझो तुम, टोपी रुमाल चश्मा बिश्मा बहुत फूका है। सारे हिंदुस्तान से लेके तो महाराष्ट्र के सूबे में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तालुके में, अलग अलग जिले में, अलग अलग देहातों में जाके वहां के क्या उनकी मुश्किलें, क्या उनकी तकलीफें कैसे दूर करना चाहिए, सबसे पहले काम करता हूं मैं हिंदू भाइयों का, उसके बाद काम करता हूं दलित भाइयों का, उसके बाद आदिवासी भाइयों का, और 4 नंबर के ऊपर मुसलमानों का। नहीं तो मेरे को अभी ठप्पा मार दे, तुम्हारा मोहल्ले गाँव पाहिजे का गोड़ेगांव पाहिजे, क्या बोलेंगे हम? क्या सारा कोई प्रचार है ये? देखो अब देखो भाभी कैसे बोलती है, बहने भी हमारी देखो कितनी खुश है। तो ऐसा ही अपनी लोकल गाड़ी, हाथ तकवा गाड़ी था, कहीं भी खड़ रहे ना, कहीं भी कुछ भी खाना, कैसा भी खाना, सिर्फ हलाल होना। मतलब उसमें मैं जो बोल रहा हूँ, आप हंस रहे उस पे से कुछ इनको लगा गलत तो ही बोला, इसका मतलब ऐसा है कि वो हलाल वो होना वो खा सकते हम, हराम का नहीं खा सकते, डायरेक्ट का नहीं खा सकते, ऐसा मतलब इनको बता दिया कई चीजें बोलने के लिए। पर मुझे लगता है कि ये जो हम आज अल्पसंख्यक विकास विभाग की तरफ से महाराष्ट्र का ऑफिस, महाराष्ट्र का कंट्रोल, महाराष्ट्र के अंदर हमारे जो अल्पसंख्यक विभाग के 5 विभाग है उसका सारा कंट्रोल ये आयुक्तालय में रहेगा, और यहाँ से न्याय दिया जाएगा, यहाँ से फैसले लिए जाएंगे। यहाँ लोगों के लिए जो भी तकलीफें रहेंगी, जो भी मुश्किलें रहेंगी, वो आसानी के साथ महाराष्ट्र के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जहां भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तकलीफें है, चाहे वो मस्जिद की होगी, दरगाह की होगी, कमेटी की होगी, जो भी रहेगा वो सारी चीजें को कंट्रोल करने का काम हमारे तहसीलदार मोइन साहब करेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। आप भी सब अच्छी तालियां बजाए तो वो भी अच्छा काम करेंगे, तो बोलेंगे मैं कहाँ आगे बढ़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप जहाँ आए, आइए आप जहाँ आए, मैं आपका तहे दिल से इस औरंगाबाद शहर का के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारा दिलीप राव जी का, स्वामी जी का, हमारे अभी एसपी साहब का तो ऐसा है, मैं अगर यहाँ उनका बोलना मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे ऑफिसरों ने भी बहुत न्याय और इंसाफ देने का काम हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को किया है, इस विभाग को किया है। मराठवाड़े में अभी जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि जितना निधि हमने दिए अभी ऐसे मुसलमानों के लिए, तो ये जब निजाम सरकार थी तब भी नहीं मिला जो आप मिल रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी देखो, निजाम सरकार ने हमारे वक्त जितना मुसलमान के एजुकेशन पे खर्चा किया, जितने रोड रस्तों पे खर्चा किया, वो भी पुराना रिकॉर्ड देखो, और ये भी देखो कि ये सरकार में भी आपके काम हो रहे। पूरे काम तो होंगे ऐसा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो जो काम हुए अल्लाह ताला के रहमो करम से, ईश्वर अल्लाह भगवान की दया माया से, और अच्छे काम जो जो हो रहे हैं उस काम के लिए हम भी सरकार के, मैं जिस विभाग से ये काम करता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र जी, अजीत दादा, ये तीनों से मेरी आपके माध्यम से अभी रिक्वेस्ट रहेंगी, गुजारिश रहेंगी कि ये बजट में 1000 करोड़ तो भी हमको बढ़ा के देना चाहिए, ताकि आसानी के साथ जो पायाभूत मूलभूत सुविधाएं बोलते हैं वो हमारे समाज को देने में आसानी होगी। हमारे सारे समाज के लोगों का, यहाँ आए तमाम भाइयों का, सारे ऑफिसरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने उनका कीमती वक्त अपने अपने ऑफिसों में छोड़ के यहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए इतना टाइम दिया, इसलिए इस विभाग का मंत्री इस नाते से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई तमाम के लिए रिफ्रेशमेंट है। मैं श्री अंधारे सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। सबके लिए रिफ्रेशमेंट है, कैंटीन एरिया में सब लोग रिफ्रेशमेंट कर जाए। वो कैमरा में कैमरा में है ना, वो है ना कैमरा मैन, उद्घाटन दिया हुआ है। चला चला माननीय मंत्री श्री अब्दुल सत्तार साहेब, माननीय मंत्री पणन महाराष्ट्र राज्य यांच्या हस्ते पार पडला। या कार्यक्रम सोहळ्याकरता माननीय मंत्री महोदयांनी आपला अमूल्य वेळ देऊन दिलेला आहे। या बाबतीत मी अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि अल्पसंख्याक आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने आभार मानतो।
तसेच या कार्यक्रमाकरिता उपस्थित असलेले दिलीप गावडे, माननीय विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर दिलीप स्वामी सर, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर, विकास मीना, विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद श्री मनीष कलवानिया, माननीय पोलीस अधीक्षक यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली। या बाबतीत त्यांचे मी विभागाच्या वतीने आणि अल्पसंख्याक आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। तसेच व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर पदाधिकारी, अधिकारी आणि येथे उपस्थित सर्व मान्यवरांचे या कार्यक्रमाकरिता उपस्थित झाल्याबाबत मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you.